अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। और स्टूडेंट चैनल को जो है वो लाइक कर दिया करें, शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि सबका भला हो। और आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो है COAD, जिसको COPD भी कहते हैं। ठीक है, COAD जो है ये क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ है, और जो COPD जिसका सेकंड नेम है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। तो सबसे पहले डिजीज़ की तरफ जाने से पहले, डिजीज़ को मज़ीद डिटेल से पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि इसके नेम का मतलब क्या है। तो देखें स्टूडेंट, क्रॉनिक, ठीक है, तो क्रॉनिक के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था कि ऐसी डिजीज़ जो कि लॉन्ग टर्म चले, ठीक है, और ऑब्स्ट्रक्टिव जो कि क्या करे, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करे, रुकावट पैदा करे एयरवे, यानी जो सांस की नालियाँ उनके अंदर। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवेज। आपको सिंपल से एक नाम से ही इंडिकेट हो गया होगा कि ये बीमारी क्या है, कि इसमें हमारी जो एयरवेज हैं, ठीक है, उनके अंदर रुकावट आ जाएगी। रुकावट किसके साथ आएगी? किसी भी फ्लूइड के साथ आ सकती है, ठीक है, रेशे के साथ आ सकती है कि रेशा अंदर जमा हो जाएगा, और पेशेंट को फिर जब रेशा जमा होगा तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, उसको कफ होगी, ठीक है। तो इस तरह के सिम्टम आएंगे। खैर, इस सारे को हम लेक्चर में देख लेते हैं। अब कहता है जी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD भी कहते हैं, इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्रेसिव लंग डिजीज। तो कहता है कि इसके अंदर जो है ये एक ग्रुप है डिजीज़ का, प्रोग्रेसिव यानी कि ऐसा ऐसा ये फैलती है। दैट ऑब्स्ट्रक्ट एयर फ्लो, ठीक है, ये ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगी एयर फ्लो के अंदर एंड मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, और पेशेंट के लिए डिफ़िकल्टी होगी सांस लेने में। द टू मेन कंडीशन contributes to COPD are chronic bronchitis and emphysema। अब कहता है कि ये जो COPD की रीज़न बनता है स्टूडेंट, इसमें दो बीमारियां होती हैं जो कि जो है आप कह लेंगे रीज़न बनती हैं। इसमें सबसे पहले तो जो बीमारी है वो ब्रोंकाइटिस है, और दूसरी एम्फाइसीमा है। ब्रोंकाइटिस में स्टूडेंट क्या होता है, जो ब्रोंक्यूल्स हैं इनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, और एम्फाइसीमा के अंदर जो लंग्स के टिश्यू होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो अगर कंडीशन होंगी तो ये लीड कर जाती हैं किसकी तरफ, COPD की तरफ कर जाती हैं। सम पीपल विद द COPD मे हैव कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कंडीशन। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होंगे स्टूडेंट जिसके अंदर ये दोनों बीमारियां प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ब्रोंकाइटिस भी प्रेजेंट होगी और एम्फाइसीमा भी प्रेजेंट होगी। तो जब दोनों प्रेजेंट होंगी तो उनको COPD कहेंगे। और बाजू का कुछ के अंदर जो है ये एक ही बीमारी भी प्रेजेंट होती है, यानी ब्रोंकाइटिस होगी या फिर एम्फाइसीमा होगा। Here is an overview of chronic obstructive airway disease, particularly chronic bronchitis and emphysema। आप कहते हैं कि यहाँ पे हम chronic bronchitis और emphysema को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले उसने chronic bronchitis के बारे में बताया है। ठीक है, तो chronic bronchitis नेम से इंडिकेट हो रहा है कि इसमें bronchiole की इन्फ्लामेशन हो जाएगी। Chronic bronchitis is characterized by the inflammation and narrowing of the bronchial tubes। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा कि जो हमारी ब्रोंक्यूल्स हैं इनके अंदर इन्फ्लामेशन होगी। जब ये इन्फ्लामेशन हो जाएंगी तो ये क्या हो जाएंगी, इनके अंदर सूजन आएगी, तो इनके अंदर रेशा भी होगा। जब रेशा आएगा तो वो एयरवेज क्या हो जाएंगे, नैरो हो जाएंगे। ठीक है, एयर के एक्सचेंज के लिए जगह जो है वो कम हो जाएगी ऑफ द ब्रोंक्यूल ट्यूब्स। ठीक है, तो जो लंग्स के अंदर छोटी छोटी हमारी सांस की नालियाँ होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, तो ये उनको अंदर इन्फ्लामेशन पैदा करके उनको तंग कर देंगी, लीडिंग टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द म्यूकस। और उसकी वजह से क्या होगा कि इंक्रीज प्रोडक्शन हो जाएगी किसकी, म्यूकस की, यानी रेशे की। म्यूकस किसे कहते हैं, रेशे को कहते हैं। तो जब रेशा वहाँ पे जमा हो जाएगा तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। अब सिम्टम क्या होगा कि परसिस्टेंट कफ विद द म्यूकस प्रोडक्शन। तो इस तरह के जो पर्सन होगा उसको कफ होगी बार बार, बॉडी कोशिश करेगी कि वो जो वहाँ पे कफ अकमुलेट हुआ हुआ है उसको बाहर निकाले। ठीक है, तो विद द म्यूकस प्रोडक्शन उसको यानी रेशे वाली खांसी होगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि एक्सचेंज नहीं हो रहा गैसेस का। फ्रीक्वेंट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, और उसको बार बार कोई ना कोई रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा। कभी उसका जो है वो गला खराब हो जाएगा, कभी उसको जो है वो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, उसको छींके वगैरह आएंगी, ठीक है, कफ आएगी। इस तरह का मतलब इन्फेक्शन कोई ना कोई रिस्पिरेटरी जो है वो होता रहेगा। अब काजेज़ क्या होती हैं स्टूडेंट ब्रोंकाइटिस की, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जी स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग जो है मेन काज है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का। इवन आप कह लेंगे कई बीमारियां जो हैं वो जो है वो स्मोकिंग की वजह से डेवलप हो रही होती हैं लंग्स की। उसके बाद कहता है जी लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू द लंग्स इरिटेंट, यानी कि कहता है कि अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, ठीक है, या ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि हमारे लंग्स को जाके इरिटेट करते हैं, और आप बार बार आपका एक्सपोजर उनके साथ हो रहा है, सच एज एयर पोल्यूशन, ठीक है, या वर्क प्लेस डस्ट एंड केमिकल। तो ऐसी जगह जहाँ पे डस्ट होते हैं, केमिकल्स होती हैं, कैन आल्सो कंट्रीब्यूट, तो वो भी क्या करते हैं इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये काजेज़ हैं हमारे पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट काज क्या है, जिसमें स्मोकिंग है, और उसके बाद एयर पोल्यूशन वगैरह या बाकी जो चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। उसके बाद स्टूडेंट जो अगली उसने कंडीशन डिस्कस की हुई है वो एम्फाइसीमा है। तो एम्फाइसीमा स्टूडेंट मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें क्या होता है जी, एयर के हमारे लंग्स के टिश्यूज़ जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं।
तो इन्वॉल्व डैमेज टू द एयर सैक्स या एल्वुलाई, ठीक है, इन द लंग्स, लंग्स के अंदर जो स्टूडेंट एयर सैक्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो छोटी छोटी आप कह लेंगे ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थैलियाँ सी होती हैं जिनमें जो है ना हवा का एक्सचेंज होना होता है, वो डैमेज हो जाती हैं, उनके टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं, रिड्यूसिंग देयर इलास्टिसिटी, तो उनके अंदर जो है ना इलास्टिसिटी जो एक लचक होती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है, जब वो डैमेज होंगे। तो वो लचक की वजह से स्टूडेंट वाइब्रेट करते हैं और एयर का एक्सचेंज हो रहा होता है, लेकिन जो है वो जब एयर जब इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, बिल्कुल अपनी जो कंडीशन है या अपना जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन नहीं रख पाएंगी और एक्सचेंज नहीं होगा। दिस डैमेज मेक इट्स हार्डर फॉर द एयर सैक्स टू एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली, लीडिंग टू डिफिकल्टी इन एक्सेलिंग। तो कहते हैं कि जब ये डैमेज होगा तो जो है एयर सैक्स हैं उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स होना, यानी वाइब्रेशन जैसे होती है उस तरीके से कि जैसे ही ये एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, सिकुड़ जाना, और एक्सपैंड का मतलब क्या, फैल जाना। तो जब ये सिकुड़ते और फैलते हैं तभी जो है ना स्टूडेंट गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो जब ये प्रोसेस हार्ड हो जाएगा तो पेशेंट को डिफ़िकल्टी होगी इन एक्सहेलिंग, सांस को बाहर निकालने में, ठीक है, अंदर तो आ जाएगा लेकिन बाहर निकालने में उसको प्रॉब्लम होगी। उसके बाद सिम्टम देखते हैं, तो सिम्टम में स्टूडेंट इसको भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, यानी सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, स्पेशली ड्यूरिंग द फिजिकल एक्टिविटी, यानी जब वो कोई काम करेगा, ठीक है, थक जाएगा, सांस नहीं उसको आएगा। क्रोनिक इसमें कफ होगी पेशेंट को, ठीक है, फटीक होगी स्टूडेंट, फटीक हम बोलते हैं थकन को, थकावट उसको होगी बहुत ज़्यादा। अब इसके काजेज़ देख लेते हैं कि काजेज़ में क्या है, लाइक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इसका भी जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की तरह इसका भी जो इंपॉर्टेंट काज है वो है स्मोकिंग, ठीक है, इन सम केसेस जेनेटिक डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन कार्ड अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द एम्फाइसीमा। अब स्टूडेंट क्या होता है कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये खास प्रोटीन होती है जिसको हम अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन कहते हैं, ठीक है, तो उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही होती। जब इसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही होती तो पेशेंट के अंदर जो है जो सारा ये ब्रीथिंग का प्रोसेस है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाला, ये सारा क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, वो तो पेशेंट जो है अल्टीमेटली चला जाता है जी एम्फाइसीमा के अंदर। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे आगे डिस्कस कर रहा है स्टूडेंट, रिस्क फैक्टर इसने बताया हुए हैं। अब रिस्क फैक्टर क्या है, कैसे फैक्टर स्टूडेंट जिसकी वजह से बीमारी जो है वो डेवलप हो सकती है। उसमें सबसे पहले तो आ जाता है हमारे पास स्मोकिंग आ जाता है, ठीक है, उसके बाद लंग्स के इरिटेंट आ जाते हैं, यानी कि केमिकल, कोई भी परफ्यूम, कोई भी स्मोक या फिर कोई भी इरिटेंट केमिकल सब्सटेंस, डस्ट वगैरह। फिर उसके बाद फैमिली हिस्ट्री, अगर मतलब फैमिली हिस्ट्री में है कि पेशेंट जो है, पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री में कोई लंग्स की प्रॉब्लम है तो उनके अंदर भी चांस होता है, ठीक है। या फिर जो है जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि जो है वो एम्फाइसीमा के अंदर जो है वो एक एंटी ट्रिप्सिन जो प्रोटीन है उसकी डेफिशिएंसी होती है जो कि जेनेटिकली होती है, तो उस कंडीशन में भी होगा। और फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एज अ चाइल्ड, या फिर बचपन में कहीं भी जो है ना, यानी पास्ट में पास्ट हिस्ट्री हो आपको जो है कि कोई इन्फेक्शन हुआ था, ठीक है, तो वो भी सम टाइम लीड कर जाता है COPD की तरफ। तो ये थे इसके रिस्क फैक्टर, यानी कि ऐसे फैक्टर जो कि बीमारी की वजह बन सकते हैं। अब यहाँ पे जो है COPD की मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। मैनेजमेंट का मतलब ये कि फ्रेंड हम उसको इस बीमारी से बचने के लिए कौन से स्टेप्स जो हैं वो उठा सकते हैं, कैसे जो है ना इस बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं, और ट्रीटमेंट ये कि हम उसमें कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं। अब सबसे पहले तो आ जाता है स्मोकिंग सीजेशन आ जाता है। सीजेशन बोलते हैं स्टूडेंट स्टॉप करना, ठीक है, क्विट करना, स्मोकिंग को क्विट कर देना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन मैनेजिंग COPD इज़ टू क्विट स्मोकिंग, ठीक है। तो कहते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, COPD को मैनेज करने का, वो क्या है कि आपने स्मोकिंग को क्विट कर देना है, छोड़ देना है। सेकेंड जो आ जाता है वो मेडिकेशन आ जाती हैं। मेडिकेशन में स्टूडेंट क्या होता है कि इसके अंदर हम ब्रोंको डायलेटर देते हैं या फिर एंटी इन्फ्लामेटरी देते हैं। तो अब ये देखें स्टूडेंट, आपने ये पूरी डिजीज़ पढ़ी तो इसमें आपने दो ही चीज़ें देखी हैं, या तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है और दूसरा क्या होता है वहाँ पे सांस की नालियाँ जो है वो तंग हो जाती हैं। अब जब सांस की नालियाँ तंग होती हैं तो हमने क्या करना है कि उनको थोड़ा सा डायलेट करना है, उनका जो है ना उनको खुला करना है, ठीक है। तो जब ऐसी चीज़ें जो कि ऐसे केमिकल या ऐसी मेडिसिन जो कि उन लंग्स को क्या करते हैं, डायलेट कर दें, उनको चौड़ा कर दें, उनका साइज़ बढ़ा दें, तो इस तरह की जो मेडिसिन होती है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंको डायलेटर कहते हैं, ठीक है। और एंटी इन्फ्लामेटरी जो कि उस इन्फ्लामेशन को, सूजन को ख़त्म करेंगी। मेडिकेशंस आर कॉमनली प्रिस्क्राइब टू इम्प्रूव एयर फ्लो एंड रिड्यूस इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो जब वहाँ पे एयर फ्लो जो है ब्रोंको डायलेटर्स देंगे, उनका साइज़ बड़ा होगा ब्रोंक्यूल्स का, तो एयर का फ्लो जो है वो आराम से थोड़ा सा टेक प्लेस होगा और इन्फ्लामेशन, एंटी इन्फ्लामेटरी इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस कर देंगे। तो हम इस तरह की मेडिसिन देंगे। उसके बाद ऑक्सीजन थेरेपी देंगे स्टूडेंट, क्योंकि इसमें देखें कि गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो रहा होता है, ठीक है, बॉडी को ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है। तो फिर कुछ केसेस में हम क्या करते हैं कि खुद से जो है वो सप्लीमेंटल तौर पे ऑक्सीजन दे रहे होते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में इसको जो है ना ये लगवा देते हैं ऑक्सीजन।
मे बी नेसेसरी टू इम्प्रूव द ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड। तो ब्लड में ऑक्सीजन के लेवल को पूरा करने के लिए या मेंटेन करने के लिए हम उसको जो है वो बाहर से ऑक्सीजन देते हैं। उसके बाद आ जाता है जी पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन। अब पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन का मतलब ये कि हम अपने लंग्स की सेहत को कैसे बहाल कर सकते हैं। तो उसमें कुछ एक्सरसाइज करवाई जाती हैं स्टूडेंट, ठीक है, एक्सरसाइज प्रोग्राम एंड एजुकेशन, और कुछ एजुकेट किया जाता है टू हेल्प इम्प्रूव लंग फंक्शन एंड क्वालिटी ऑफ द लाइफ। लंग्स का फंक्शन इंप्रूव हो सके और लाइफ की क्वालिटी बढ़ सके। और उसके बाद स्टूडेंट जो आखिरी जो स्टेप आ जाता है वो जी वैक्सीनेशन का आ जाता है कि आप उसके खिलाफ जो है जो भी बीमारी है जिसकी वजह से जो है मसला बन रहा है, उसमें हम क्या करते हैं कि वैक्सीनेशन करवा देते हैं, लाइक इन्फ्लुएंजा की, ठीक है, या फिर नमूनिया, ये दोनों की दोनों स्टूडेंट रिस्पिरेटरी बीमारियाँ, इन्फेक्शन हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, इनके खिलाफ अगर वैक्सीनेशन करवा लें तो ये जो है मज़ीद जो प्रोग्रेस है किसी और बीमारी में कन्वर्ट होने की वो स्टॉप कर देती हैं, ठीक है। जैसे नमूनिया, अगर ये भी ना इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली करवाया जाए, ये बार बार हो, तो लंग्स जो है वो डैमेज हो सकते हैं। आर रिकमेंडेड टू प्रिवेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन दैट कैन वर्सन COPD सिम्टम। तो ये अगर से कोई पेशेंट COPD का ऊपर से उसको नमूनिया हो जाए या इन्फ्लुएंजा हो जाए स्टूडेंट, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा कि पेशेंट के लिए सर्वाइव करना या नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से हम उसको जो है ना वो वैक्सीनेशन सजेस्ट करेंगे कि जो है वो या तो उसको जो है इन्फेक्शन ना हो, ठीक है, ठीक है, एडवांस में, या फिर अगर हो भी जाए तो फिर हम मज़ीद उसको जो है ना वो फैलने से या उसको पेशेंट को तंग करने से उसको स्टॉप कर सकें। आगे उसके बाद आ जाता है जी प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में स्टूडेंट हम क्या देखते हैं कि हम बीमारी से कैसे बच सकते हैं। ऊपर तो हमने देखा कि कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं और कौन से स्टेप उठा सकते हैं। अब इसमें जो प्रिवेंशन है, बचाव आपने क्या करना है कि स्मोकिंग अवॉइडेंस, स्मोकिंग को आपने अवॉइड करना है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर फॉर द COPD इज स्मोकिंग। तो हमने जैसे देखा कि जो COPD है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिस्क फैक्टर इसके लिए वो क्या है, स्मोकिंग है। सो अवॉइडिंग टोबैको स्मोक इज़ क्रूशियल, ठीक है। तो टोबैको स्मोक, तम्बाकू और स्मोकिंग को आपने अवॉइड करना है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन आ जाती है, यानी जिस इन्वायरमेंट में है आपने कोशिश करना है कि आपका सराउंडिंग इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन हो, ठीक है, उसमें कोई भी इरिटेंट ना प्रेजेंट हो, कोई भी एलर्जन प्रेजेंट ना हो। मिनिमाइजिंग एक्सपोजर टू द इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट के जो पोल्यूटेंट्स हैं उनके साथ आपका एक्सपोजर को कम करना है, ठीक है। एंड ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स, ऑक्यूपेशनल यानी कि फ्रेंड जैसे किसी काम की जगह पे जाते हैं वर्कर्स, ठीक है, वहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा है तो उसको भी कम से कम करना, ठीक है, वहाँ से भी ताकि नुकसान कम हो। कैन रिड्यूस द रिस्क, तो ये चीज़ें जो होती हैं रिड्यूस कर देती हैं रिस्क को। यानी ऑक्यूपेशनल में ये स्टूडेंट क्या है कि अगर कोई इस तरह का उस पर्सन का, पेशेंट का जो है वो वर्किंग है, ठीक है, इस तरह की वर्किंग है, तो आपने उससे भी उसको अवॉइड करवाना है। अर्ली इंटरवेंशन में क्या है कि स्टूडेंट अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम कैन स्लो डाउन द प्रोग्रेसेशन ऑफ द COPD। क्या आपने जल्द से जल्द डिजीज़ को डायग्नोस करके, ठीक है, तो क्या करना है, उसको कंट्रोल कर लेना ताकि मज़ीद जो है COPD ना फैले, ठीक है, और पेशेंट जो है वो प्रॉपर्ली सर्वाइव कर ले और मज़ीद डैमेज ना हो लंग्स के अंदर। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्रोंकियल है वो हम अगले टॉपिक में देखेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को लाइक शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।